नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग देखें क्लास 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। दोस्तों, आपको बता दूं महत्वपूर्ण चीजें, कुछ नया परिवर्तन मैं लेके आया हूं। यहाँ पे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं का जरूर ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आप लोगों की शिकायतें लगातार मिल रही थी, तो मैंने सुधार किया है। मैं यहाँ पे जोर दूंगा कि कहाँ पे यूपीएसआई के प्रश्न आ सकते हैं, कहाँ लेखपाल परीक्षा के प्रश्न आ सकते हैं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जो जीएस का पेपर, जीएस के प्रश्न आते हैं तो वहां पे किस प्रकार के आते हैं। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, आप किसी भी स्टेट की प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हो, वनडे एग्जाम का खास तौर पे एनसीईआरटी सीरीज में ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही आज आप यदि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुछ नए तरीके से ये क्लासेस शुरू हुई हैं, आप इनमें बदलाव जरूर देखेंगे। आपको बदलाव कैसा लगा आप ये भी बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है, ये है पूर्णतया मध्यकालीन भारत पर आधारित। इसके पहले आपने जो क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज पढ़ी थी वो पूर्णतया प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित थी। मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद पढ़ाया था पाषाण काल। पाषाण काल में बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद हमने आपको बताया था वैदिक काल के बारे में, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में, फिर लोहे की खोज हुई उसी में। ये महत्वपूर्ण मतलब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल के बाद आप बौद्ध धर्म पढ़े थे, जैन धर्म पढ़े थे। उसी टाइम पे आपने महाजनपद पढ़ा था। महाजनपद के बाद आपने पढ़ा था मगध। मगध के बारे में पढ़ा था। महाजनपदों में मगध सबसे ज्यादा फेमस हो गया, यानी कि बहुत शक्तिशाली माना जाने लगा। ठीक है, मगध के बाद आप पढ़ते हैं, ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। मगध के बाद आपने पढ़ा मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आपने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त तृतीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। तो आपने लगातार ऐसे ही पढ़ा। उसके बाद आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा कि हर्षवर्धन को चालुक्य का एक राजा था जिसे आप कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया। ठीक है, और भारत का वो आप मान सकते हैं अंतिम हिंदू शासक था हर्षवर्धन। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय उसको हरा देता है। हर्षवर्धन का काल फिर खत्म हो जाता है। कन्नौज के लिए लगातार लड़ाई जारी रहती है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। तमाम, चाहे वो राष्ट्रकूट वंश हो, चाहे पाल वंश हो, चाहे प्रतिहार वंश हो, ये सब कन्नौज के पीछे पड़े हुए थे। ठीक ऐसे आपकी प्राचीन भारत का इतिहास चालुक्य, और लास्ट में मैंने आपको पल्लव के बारे में बताया था। तो ये पल्लव वंश के बारे में, तो यहाँ से मैंने प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से खत्म किया था एनसीईआरटी के अनुसार। इसके बाद आप आते हैं मध्यकालीन भारत में, क्लास 7 में। क्लास 6 में आपने इतना सब जाना, क्लास 7 में आपको आप मान सकते हैं आपका जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी होगी वहां से शुरुआत होगी। एक है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आता है। गजनवी भारत आता है। कौन? गजनवी भारत आएगा। और गजनवी सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर जिसको लूट लेता है। पहला प्रश्न, आप यूपीएसआई, लेखपाल, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पहला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? आप कहेंगे गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। ठीक, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर में जितना सोना था, धन था, सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, सब लूट के चला गया अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान से आया था। ये तुर्की का मुसलमान था। ठीक, तुर्की का पहला मुसलमान, ये तुर्की का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तो ये तीनों प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। ठीक, पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। फिर गजनवी के बारे में मैंने आपको बताया, सोमनाथ मंदिर गुजरात। ठीक, सोमनाथ मंदिर को लूटेगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप इस क्लास में यही सारी चीजें देखेंगे। मोहम्मद गजनवी के बाद आएगा मोहम्मद गौरी। कौन आएगा? मोहम्मद गौरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
मोहम्मद गौरी के बारे में आप क्या जानेंगे? मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध करता है। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध करता है। दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान कौन होगा? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं। इसके बाद होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और ये दिल्ली और अजमेर आप मान सकते हैं यहाँ पे अपना कब्जा जमा लेता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कुर्सी हड़प कर लेता है, वहां पे अपना शासन करने लगता है। कौन? मोहम्मद गौरी। ये होता है युद्ध 1192 में। ठीक, इसके बाद 1194 में एक महत्वपूर्ण युद्ध होगा जिसे आप कहेंगे चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होगा गौरी और जयचंद के बीच में। किसके बीच में? जयचंद। ये कन्नौज के राजा हैं जयचंद। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होगा जिसमें गौरी फिर जीत जाता है, यानी कि जयचंद हार जाते हैं चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में होता है। तो मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम गजनवी और गौरी के बारे में बताया। इसके बाद यहां से मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होगा। गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ऐबक लिख रहा हूं। ये गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक ये एक वंश की स्थापना करता है जिसे कहते हैं गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश कहेंगे क्योंकि ये गुलाम था किसका? गौरी का। पहले के जमाने में गुलाम होते थे, बाजार में जाओ और कोई आदमी खरीद दो और वो आपकी जिंदगी भर गुलामी करेगा। तो गौरी ने यही किया, अपने गुलाम को शासक बना दिया। कहाँ का? दिल्ली का। और इसे ही कहा गया दिल्ली सल्तनत। क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आप मान सकते हैं 1206 से 1526 तक। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश के बाद ये हो गया गुलाम वंश। इसके बाद आता है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आएगा। फिर आएगा तुगलक। तुगलक के बाद आएगा सैयद। सैयद वंश आएगा। सैयद के बाद आएगा आपका लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक होगा, ये लोदी वंश है। लोदी वंश का अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। 1206 से ये गुलाम वंश है। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना, संस्थापक इसके रहेंगे किसके? गुलाम वंश के। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। और लोदी वंश इब्राहिम लोदी 1526 की बात मैं आपको बता रहा हूं। 1526 में क्या हुआ? इब्राहिम लोदी और एक आता है बाबर, इनके बीच में युद्ध होता है 1526 में। इस युद्ध को कहा गया पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होगा, जिसमें बाबर जीत जाता है और मुगल साम्राज्य, इस साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक होगा, अंतिम वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर हरा देगा। यही बारूद के गोले की शुरुआत करता है। ठीक है, तोप की शुरुआत कौन करेगा? बाबर। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है जो पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। बाबर के बाद आएगा हुमायूं। पहले है बाबर, फिर होगा हुमायूं, इसका पुत्र। हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां,
शाहजहां हो जाएगा, फिर औरंगजेब, अंत में कौन होगा? औरंगजेब। इसके बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे औरंगजेब के बाद पतन होने लगता है। 1 2 3 4 5 6 मुख्य तौर पर ये 6 शासक महत्वपूर्ण है। बाबर, फिर हुमायूं, ठीक, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रश्न आता है, इनका पुत्र कौन होगा, इसका पुत्र कौन होगा, इस टाइप से प्रश्न आता है। और जिस समय ये शासन चल रहा था उसी समय में दक्षिण भारत में, ये कब से चला? 1526 से 1707 तक आप मान सकते हैं। ये पूरा युद्ध, ये मतलब इनका काल, मुगल साम्राज्य का काल मुख्य रूप से 1526 1707 तक चलता है। और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, जिस समय इधर मुगल साम्राज्य चल रहा है, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य चल रहा है और बहमनी वंश। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अगर आप मध्यकालीन भारत पढ़े हैं तो आप सूफी परंपरा, ठीक, और भक्ति परंपरा ये नहीं पढ़े तो आप मध्यकालीन भारत नहीं पढ़े। इसका मतलब ये होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर है दोस्तों। मध्यकालीन पूरा भारत ही बहुत रुचिकर है। यहाँ पे परीक्षाओं से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने यहाँ पे तराइन के युद्ध तक, चंदावर के युद्ध तक बता ही दिया। चंदावर के युद्ध किसके किसके बीच में होगा? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश कौन है? गुलाम वंश। दोस्तों मैंने ये जो सीरियल बताए ये परीक्षाओं पूछे आते हैं कि इनको क्रम से सजाइए। यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं में आता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना की किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। ऐसे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन, इसको क्रम से सजा दीजिए। यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि इनको क्रम से सजाइए, तो आप कहेंगे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ऐसे ही यहाँ पे मुगल साम्राज्य में क्रम से सजाने के लिए आता है। सबसे पहले आप कहेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये टॉपिक वाइज इनकी महत्वपूर्ण क्लास है। एक क्लास में आप, एक क्लास में दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, एक क्लास में आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर आगे आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, बहमनी वंश पढ़ेंगे, फिर आगे आप भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें और भी महत्वपूर्ण चीजें आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में मिलेंगी। मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत ही रुचिकर है, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। उससे पहले मैं आज का चैप्टर शुरुआत कर दूं। 1000 वर्षों के दौरान हमें परिवर्तनों की पड़ताल है। इसमें जो एक समय है, टाइम पीरियड है, 700 से 1750 तक का, ये आप मान सकते हैं 1000 वर्षों के। 1000 वर्षों में क्या परिवर्तन होंगे, वो जो परिवर्तन होंगे वही यहाँ पे आज के चैप्टर में बताया गया है। और ये भी हिंट दिया गया है कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आपकी। तो दोस्तों इन परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन आप मानचित्र में देखेंगे। मानचित्र के बारे में बता दें, पहले के मानचित्र कैसे होते होंगे, ठीक। 1154 की बात कर रहा है। 1154 में किस तरह के मानचित्र होंगे और 1720 में किस तरीके के मानचित्र होंगे। तो यहाँ पे ये जो अल इद्रसीसी है, इसने 1154 में एक मानचित्र बनाया था और गुलाम द लिस्ले इसने 1720 में एक मानचित्र बनाया। देखिए दोस्तों, अल इद्रिसी, माफ करिए, अल इद्रिसी, इसने ये क्या है, भूगोल वेत्ता है। इसने भूगोल का अध्ययन किया है। भूगोल का अध्ययन करके एक मानचित्र बनाता है और ये मानचित्रकार है, इसका प्रोफेशन है मानचित्र बनाना। तो गुलाम द लिस्ले ये मानचित्रकार होगा, फ्रांसीसी मानचित्रकार है। और अल इद्रिसी ये भूगोल वेत्ता है, अरब का है। तो इसने जब सबसे पहले मानचित्र बनाया 1154 में, अरब का भूगोल वेत्ता अल इद्रिसी 1154 में एक मानचित्र बनाता है, जिसमें भारत का भी, पूरे विश्व का ये मानचित्र बनाएगा, जिसमें भारत भी शामिल, ठीक। तो भारत का मानचित्र ये क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। आपको समझाते हैं। भारत का मानचित्र ये कर देता है उल्टा। जैसे मान लीजिए भारत का दक्षिण भारत कैसा है, ऐसा है, ये दक्षिण भारत हो गया, ठीक, ऐसा ही है कुछ ना। तो ये दक्षिण भारत हो गया। तो इसने क्या किया, दक्षिण भारत को ऐसे उल्टा कर दिया। कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक। यानी कि जहां पे उत्तर भारत होना चाहिए, यहाँ पे भारत का उत्तर भारत है, तो ये क्या कर दिया, ऊपर क्या हो गया, दक्षिण भारत कर दिया। यानी कि आप
ऐसे समझिए कि आप भारत का मैप लिए हैं, आप उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मान लीजिए भारत का मैप ऐसे है तो आप उसको पलट दें। पलट के जब देखेंगे इसने उस प्रकार का, अल इदरीसी ने भारत का मैप जस्ट उलट दिया है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था मैप के बारे में, लेकिन फिर भी इसने बहुत बड़ी कोशिश की, पूरे विश्व का मानचित्र बनाया। ठीक है, तो समझ गए आप। तो भारत, यहाँ पे श्रीलंका जैसे द्वीप है तो ऐसे होना चाहिए, दक्षिण भारत है और ये द्वीप है श्रीलंका, ठीक, एक देश है। लेकिन इसने उल्टा कर दिया भारत के मानचित्र को और श्रीलंका यहाँ बहुत बड़ा सा बना दिया। ठीक, तो इसकी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन ये भूगोलवेत्ता था, ठीक, आप ऐसे मानेंगे। और ये मानचित्रकार है कौन? गुलाम दलिस्ले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने बहुत अच्छा दक्षिण भारत का, ये जो है दक्षिण भारत को इसने बहुत अच्छे से बनाया। पूरा भारत मान सकते हैं उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारतीय उपमहाद्वीप को बहुत अच्छे से बनाया। उपमहाद्वीप मतलब इसमें म्यांमार भी शामिल होगा, पाकिस्तान भी शामिल होगा। ठीक है, जैसा भारत पहले था वैसा ही, ठीक, 1720 में जैसा भारत था उसी हिसाब से इसने भारतीय उपमहाद्वीप को बहुत अच्छे से बनाया। दक्षिण भारत के जो तटीय प्रदेश देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छे साफ नजर आते हैं इसमें, एकदम वैसे ही जैसे आप मान सकते हैं आज का मानचित्र है दक्षिण भारत का, एकदम ये वैसे ही था। और दूसरी बात मैं इसकी इंटरेस्टिंग और बता दूं कि ये जो यूरोप वासी थे, कौन? यूरोप वासी थे, यूरोपीय जो नाविक थे, यूरोपीय व्यापारी थे, वो लोग इसी मानचित्र की सहायता से ये लोग भारत आया किया करते थे, भारत में व्यापार करते थे। ठीक, समझ गए आप। तो ये परिवर्तन हुआ। आज के दौर में आपके पास जीपीएस है, आपके पास सैटेलाइट है, आप अच्छे मैप बना सकते हैं, आप पूरा एकदम एग्जैक्ट बना सकते हैं। लेकिन 1720 में आप कल्पना करेंगे, कुछ था नहीं था, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छा मैप बनाया था। ठीक, तो आप ये परिवर्तन जान गए हैं कि पहले कैसा था, फिर कैसे हुआ और आज कैसे है। आप तीनों में कंपेयर करेंगे चीजों के। इस क्लास में यही सारी चीजें बताई गई। नई और पुरानी शब्दावली के बारे में बात की गई। दोस्तों, नई और पुरानी शब्दावली से तात्पर्य है कि भाषाएं लगातार, भाषाओं में अर्थ का लगातार परिवर्तन होता रहता है, भाषाओं का मतलब लगातार बदलता रहता है। जैसे मैं आपको इंग्लिश भाषा का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक वर्ड है, आप अगर किसी शेक्सपियर की किताब पढ़े होंगे तो THY का मतलब होता है तुम्हारा। मध्यकालीन भारत में THY यानी कि थाई का मतलब होता था तुम्हारा। लेकिन आज अंग्रेजी बदल गई है, योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा। तो ये परिवर्तन है, ये भाषा का एक परिवर्तन है। ठीक, कि शेक्सपियर इसको थाई लिखते थे, थाई पढ़ते थे तुम्हारे के लिए, और अंग्रेजी में जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इंग्लिश यानी कि भाषा के मायने बदले, अब पढ़ा जाने लगा योर। ठीक, ऐसे ही एक फारसी इतिहासकार है मिनहाज ए सिराज, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज हैं। इन्होंने हिंदुस्तान शब्द कहा। अगर आपसे कोई हिंदुस्तान शब्द कहे तो आप क्या अर्थ लगाएंगे? भारत लगाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज हिंदुस्तान का मतलब क्या है? भारत है। लेकिन इनका मतलब कुछ और था। इनका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, जिसे इन्होंने कहा हिंदुस्तान। तो तब इनका मतलब दूसरा था। आज की डेट में हिंदुस्तान का मतलब दूसरा हो गया है। ऐसे ही मैं एक और शब्द का उदाहरण देता हूं, विदेशी। ये शब्द मैंने लिख रखा है जिससे मैं भूल न जाऊं। विदेशी शब्द, विदेशी आज आप क्या समझेंगे? मैंने अगर विदेशी शब्द बोला है तो आज आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे ना, विदेशी मतलब जो अपने देश से किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो, अपने देश में आए, उसे कहेंगे विदेशी। ठीक, यानी कि अपने देश का ना रहने वाला व्यक्ति विदेशी कहलाएगा। लेकिन उस समय पर, जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए कानपुर शहर है, ठीक, ये लखनऊ शहर। लखनऊ का कोई बंदा कानपुर पहुंचता है, ठीक, ये L फार लखनऊ, K फार कानपुर। लखनऊ का कोई बंदा कानपुर पहुंचता है तो कानपुर वाले के लिए ये लखनऊ वाला क्या होगा? विदेशी होगा। ये दोनों अड़ोस पड़ोस में ही है, लखनऊ कानपुर एकदम अगल बगल, बीच में पड़ता है उन्नाव। मान लीजिए उन्नाव का कोई व्यक्ति कानपुर गया तो कानपुर वाला उन्नाव वाले को क्या बोलेगा? विदेशी। ठीक, जो आपके गांव का नहीं है, जो आपके मोहल्ले का नहीं, जो आपके शहर का नहीं, वही ये लोग विदेशी मान लेते थे। तो तब
आप कह सकते हैं तब भाषाओं और शब्दों का मतलब मध्यकालीन भारत में दूसरा था और आज दूसरा हो गया, प्राचीन भारत में और कुछ था। ठीक है, तो यही सब परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत, आज की डेट में इतिहासकारों के स्रोत क्या हैं? आज की डेट मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राचीन भारत में इतिहासकारों के स्रोत क्या थे? अभिलेख थे। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया अभिलेख, स्रोतों में अभिलेख आ जाता था। इतिहासकार अभिलेखों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। सिक्के थे, ठीक, खंडहर थे, खंडहर थे तो खंडहरों से बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी। कुछ पांडुलिपियां थी, जिनकी पांडुलिपियां जो बहुत, इनसे बहुत कम जानकारियां मिली पांडुलिपियों से। तो समझ रहे हैं आप, प्राचीन भारत के जो लोग, प्राचीन भारत के बारे में आप कोई जानकारी अगर जुटाएंगे तो कैसे जुटाएंगे? अभिलेख से, सिक्कों से, खंडहरों से, पांडुलिपियों से। लेकिन मध्यकालीन भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, कागज, कागज की खोज हो जाती है। किसकी? कागज की खोज कहाँ होती? चीन में होती। दोस्तों कुछ फैक्ट आपको बुक में नहीं मिलेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, कागज की खोज कहाँ हुई? चीन में हुई। ये आपको एनसीईआरटी अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा उलझ सकते हैं। चैप्टर 1 में खूब अच्छे से आपको उलझाया गया है। आप किताब में पढ़ेंगे उलझ जाएंगे, आप यहाँ पढ़ रहे हैं फिर किताब पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो सकती है। ठीक, तो कागज की खोज हो गई थी चीन में। चीन, अफगानिस्तान, यहाँ से लोग आ रहे थे। कागज की जब खोज हुई तो ये खोज बहुत तेजी के साथ फैली। उस समय की बहुत डिमांड थी कागज की। समझ रहे हैं आप क्यों थी? तब ताड़ के पत्तों और मैंने आपको बताया कि ताड़ के पत्तों में लिखा जाता था, या हिमाचल के पास एक पौधा है जिसे कहेंगे भुर्ज, तो भुर्ज की छाल में लिखा जाता था। उसमें लिखते थे, मोटा मोटा था। उससे अच्छा जब कागज की खोज हुई तो बहुत आग के तरीके ये बात फैली और हर देशों में, वैसे ही भारत में भी कागज आया। कागज धीरे धीरे सस्ता हो गया। पहले कागज बहुत महंगा था, फिर मध्यकालीन भारत में कागज हुआ सस्ता, लोग उसमें लिखना चालू किए। और जो सेठ थे, बड़े बड़े सेठ थे, राजा थे, मंदिर थे, मठ थे, ये लोग क्या करते थे? पांडुलिपियों में लिखवाते थे। किसमें? पांडुलिपियां जो पहले की थी उस पे उसके बाद पांडुलिपियों से देख देख के लोग कागज में लिखते थे और बढ़िया बढ़िया ग्रंथ तैयार करके रखते थे, संरक्षित करते थे। ठीक, उसे कहा गया अभिलेखागार। अभिलेखागार, ठीक, जहां पे आप पांडुलिपियों को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे, उसे आप कहेंगे अभिलेखागार। आशा है आप समझ पा रहे हैं। तो यही सारे स्रोत मिले हैं, यही परिवर्तन है, 1000 वर्षों में यही परिवर्तन, हम यही जानेंगे इस टॉपिक में। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक समूह बनते गए। सामाजिक कैसे बनेंगे? जब कोई विकास की बात होगी तो समाज आगे बढ़ेगा। विकास की क्या बात हुई? नई प्रौद्योगिकी आई। कैसे आई? सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया गया। सिंचाई में रहट, आप किताब खोलेंगे, चित्र देखेंगे कैसे बना, आप समझ जाएंगे। ठीक, कटाई में चरखे, चरखों का उपयोग हुआ। युद्ध में आग्नेय अस्त्रों, आग्नेय अस्त्र मतलब बारूद, जो बारूद वाला हथियार होता है, बारूद वाला हथियार। ठीक, तो बारूद वाला जो हथियार होगा उसे कहेंगे आग्नेय अस्त्र। दोस्तों परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न आ सकता है, यहाँ तक यूपीएससी में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि मध्यकालीन भारत में आग्नेयास्त्रों, आग्नेयास्त्र किसे कहते थे? आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। बारूद वाला जो हथियार होगा उसे कहेंगे आग्नेयास्त्र। ठीक, समझ गए आप कितना महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? जब नई नई प्रौद्योगिकी आएगी। मैंने आपको बताया था कि जब हड़प्पा काल में लोहे के, माफ करिए, लकड़ी के हल होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो जाती है, लोहे के हल बनते हैं, तो कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो वैसे ही सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। यही बदलाव है। नया खान पान आ गया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें भारत में आ गई। कैसे आएंगी ये आपको डिटेल क्लास में, ये सारी चीजें आपको आगे डिटेल क्लास में मिलेंगी। थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे। पुर्तगाली भारत में आते हैं, अरब वाले भारत में आते हैं, तो ये सब लोग आते हैं। आलू,
कॉफी, चाय, ये सारी चीजें आपकी जब लोग बाहर से आएंगे तो अपनी सांस्कृतिक, अपना खान पान, ये सारी चीजें दे के जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये महत्वपूर्ण है, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। और राजनीतिक समूह कैसे है? राजपुत्र, राजपूत को राजपुत्र कहते थे, राजपूत। माफ करिए, ये हमें हटा ही दें हम इसको। ये राजपूत है, ठीक। ये राजनीतिक समूह में क्या आएगा? राजपूत आएंगे। क्यों आएंगे? अभी तक ये छोटे छोटे राजनीतिक समूह नहीं हुए थे, वंश के रूप में आ रहे थे, लेकिन अब ये राजनीतिक समूह के टाइप में आएंगे। राजपूत हो गए, मराठा हो गए, ठीक, सिख हो गए, तो ये सारे लोग ग्रुप में आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है राजपूत, जो आपके एनसीईआरटी में फिलहाल उल्लेख है कि राजपूत को कहा गया राजा का पुत्र। क्या? राजा का पुत्र, पहली बात। दूसरी बात, ये खुद को क्षत्रिय मानते थे, ठीक, इन्हें आप क्षत्रिय मान सकते हैं, ठीक, राजपूत को क्षत्रिय मानेंगे। ऐसे ही राजपूत में तमाम तरीके के वंश आ सकते हैं, जैसे चौहान वंश, प्रतिहार वंश, ये सारे लोग राजपूत के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आपको आगे डिटेल क्लासों में ये सारी चीजें पता चलेंगी, आप बिल्कुल मत परेशान होंगे। बस देखिए चेंजमेंट क्या हो रहा है, बदलाव क्या हो रहा है, ठीक। ये 7 पॉइंट हैं, यही जानने हैं आपके पहले चैप्टर में, इतने ही हैं, कुछ मिस नहीं करिएगा। आपको आगे आने वाली क्लासों के लिए ये सारी चीजें कोरिलेट करती हैं, महत्वपूर्ण है, आप इन्हें देखते रहिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्षेत्र और साम्राज्य, दोस्तों क्षेत्र के बारे में आपको बता दूं, क्षेत्र के बारे में बहुत बड़ा डाउट है। ऐसे ही साम्राज्य, साम्राज्य में आपको बताना चाहूंगा कई सारे साम्राज्य थे, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश थे, पाल कुछ अलग थे, जैसे पाल वंश हो गया, चोल वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, तो ये सारे साम्राज्य थे, ठीक है। तो इनका वर्णन आपको आगे मिलेगा, अगली कक्षाओं में मिलेगा ही। जैसे मैंने आपको बताया है, समझाया कि मध्यकालीन भारत में क्या क्या आपको समझना है, तो वही साम्राज्य में आप सीखेंगे। एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्र आप जानते हैं कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश, ठीक, गुलाम वंश, तो इसका जो पहला शासक होता है, यानी कि इसका संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसके बाद आता है बलबन। बलबन एक पागल टाइप का शासक था, पागल भी था एकदम, आप मान सकते हैं सनकी टाइप का, सनकी सोल्जर इसको बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। तो बलबन उसी तरीके का था, आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसकी शक्ल इतनी खराब थी कि लोग इसको सलाम नहीं करना चाहते थे, झुकना नहीं चाहते थे। तो इसने एक ऐसा नियम निकाल दिया कि आओ पहले झुको, अंगूठे को चूमो, तब उसके बाद अपनी बात कहो। ये मतलब राज दरबार में राजा के सामने जाने का नियम इसने स्थापित कर दिया। किसने? बलबन ने। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलेंगी, आप बस इंतजार करिए इस क्लास के बाद का, ठीक। तो बलबन के बारे में बताया गया। बलबन की जो प्रशस्ति थी ना, बलबन की जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति मैंने आपको बताया था प्रशस्ति में क्या होता है। ये देखिए प्रशस्ति में क्या होता है, प्रशस्ति में होता है तारीफ, बहुत ज्यादा तारीफ, झूठी फेक बातें। कुछ बातें सही होती थी, कुछ फेक होती थी, खूब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, होता नहीं कि कोई बढ़ा चढ़ा के बात कर दे तो हम लोग कहते हैं फेंक दिया, यानी कि बहुत भयंकर बोल दिया। तो इसकी प्रशस्ति में यही था, ये था कि पूर्व की बात किया इसने, पूर्व प्रशस्ति में पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, और दक्षिण में द्रविड़, द्रविड़ यानी कि पूरा आप दक्षिण भारत मान सकते हैं, ठीक, द्रविड़ मतलब पूरा दक्षिण भारत मान सकते हैं। यहां पे इसका शासन था। ये बात किसी इतिहासकार को हजम नहीं हुई। ये प्रशस्ति में जो लिखा है ना, पूर्व पश्चिम दक्षिण, पूर्व पश्चिम मान सकते हैं, दक्षिण भारत को मानना किसी इतिहासकार को हजम ही नहीं हुआ। मुझे भी नहीं हो रहा है कि ये दक्षिण भारत में कैसे शासन कर लेगा अपना। दक्षिण भारत में बहुत ही विशाल शक्तिशाली शासक रहे इसके टाइम पे, ठीक। जब ये दिल्ली सल्तनत चल रहा था, दक्षिण भारत में बहुत बड़े साम्राज्य का उदय हो रहा था, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। तो अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि ये जैसे फेंक दिया गया इसमें प्रशस्ति में, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया।
तो क्षेत्रों का डाउट अभी भी बना हुआ, क्योंकि प्रशस्त में लिखा है, इतिहासकार जो प्रशस्ति पढ़े उसमें लिखा है, तो ये बात माननी भी पड़ेगी, लेकिन ये समझ से बाहर है। तो ठीक है, ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। पुराने और नए धर्मों के बारे में आपको बता दें, पुराने धर्म आप पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, ये सारी चीजें, हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म, ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अब नया धर्म आता है जिसे कहेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, ये इस्लाम धर्म भारत में एंट्री मारता है। कुरान शरीफ का होता है प्रचार खूब धड़ल्ले से, किसमें? मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में कुरान शरीफ का बहुत भयंकर होगा प्रचार, और कुरान शरीफ का जब प्रचार होगा तो भारत में जो यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं वो लोग, कुछ लोग इस्लाम धर्म अपनाएंगे, पर एक बाहुल्यता होती है ना, भारत में हिंदू धर्म की बाहुल्यता थी, जिसमें कुछ लोग इस्लाम धर्म को अपनाए, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, इस्लाम शासक आए। ठीक, लेकिन होता क्या था, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया मुगल साम्राज्य था, पूर्ण मुस्लिम, दिल्ली सल्तनत मुस्लिम, तो यहाँ पे होता यह था कि जो भारत का मुसलमान था उसको कम इज्जत मिलती थी, जो अरब का मुसलमान था, तुर्की का मुसलमान था, इनके दरबारों में उनको ज्यादा इज्जत मिलती थी। भारत के मुसलमान को बहुत गरीब समझा जाता था, लाचार समझा जाता था, ये सारी चीजें हुई। तो इस्लाम धर्म के बारे में जो नया धर्म आता है भारत, ये बड़ा रोचक हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया, आपको आगे बताया जाएगा सूफी सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही रुचिकर है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है परीक्षाओं के लिहाज से भी। किसी ने कहा कि प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से ही इतिहास में प्रश्न आता है, मध्यकालीन भारत से आता ही नहीं। मैं आपको बता दूं, जब नाव डूब रही है आपकी तो कुछ भी साथ दे सकता है। मान लीजिए 3 प्रश्न प्राचीन से आते हैं, 3 प्रश्न मध्यकालीन से आते हैं, 3 प्रश्न आधुनिक भारत से आते हैं। मानता हूँ आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन जो एग्जाम सेट करता है वो एक मानसिकता पे नहीं चलता है, वो आपको कभी ना कभी सॉल्व करना चाहता है। कभी प्राचीन का एक प्रश्न नहीं देगा, सिर्फ मध्यकालीन भारत का ही दे देगा, कभी मध्यकालीन से नहीं देगा, आधुनिक भारत से दे देगा। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपको पूरी इतिहास पढ़नी, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक कोई एक पढ़ ले, शॉर्टकट में मत रहिए। इतिहास महत्वपूर्ण है, रुचिकर है, आप पूरी पढ़िए। ठीक है, इसके बाद समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। दोस्तों, इतिहासकारों ने इतिहास को ऐसे गलत तरीके से बांट दिया, इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को इतने गलत तरीके से बांटा। पहला कालखंड था हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा था ब्रिटिश। इस आधार पर भारत के इतिहास को बांटा गया, कुछ इतिहासकारों ने बांट दिया। ठीक, दलील ये दी गई कि धर्म के आधार पर हम भारत के इतिहास को बांट देते हैं। ये जो प्राचीन भारत है, जो मैंने आपको बताया था, प्राचीन भारत क्लास 6, पूरा क्लास 6, तो ये मैंने जो आपको बताया उसमें हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है। तो क्या सिर्फ आप हिंदू धर्म को वरीयता दे सकते हैं? जबकि प्राचीन भारत में तो बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, हिंदू धर्म तो था ही, पर इसके साथ और कुछ भी तो था। तो इसलिए आप कोई एक धर्म को के आधार पे इतिहास को नहीं बांट सकते। ऐसे मुस्लिम, इसे आप मध्यकालीन भारत मान सकते हैं, तो सिर्फ मुस्लिम युग के आधार पर कैसे बांट सकते हैं, मुस्लिम काल के आधार पर कैसे बांट सकते हैं? यहाँ पे तो हिंदू धर्म भी आ गया, जैन धर्म भी आ गया, बौद्ध धर्म भी आ गया और मुस्लिम भी आ गया। तो आप किसी एक कालखंड को एक धर्म के आधार पे नहीं बांट सकते हैं। ऐसे ही जब ब्रिटिश शासन करने आए तो फिर क्या हुआ? ब्रिटिश शासन करने आते हैं तो क्या सिर्फ ब्रिटिश ही शासन करेंगे और भारत में ये सारे लोग नहीं हैं? हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये सारे लोग नहीं हैं। तो इस आधार पे इसको एकदम गलत साबित कर दिया गया और फिर नए तरीके कालखंड में भारत के इतिहास को बांटा गया, जो आप आधुनिक रूप में पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन, कौन सा? मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, इस 3 भागों में, 3 कालखंडों में भारत के इतिहास को बांटा गया है और आपको यही कालखंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको यही पढ़ना है। दोस्तों, ये क्लास अभी यहीं से समाप्त होती है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, मैंने एनसीईआरटी में कुछ छोड़ा ही नहीं, आप ये मान सकते हैं। आपको सारी पूरी क्लास बताई गई है,
आपको ये भी बताया गया है कि आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं, कहाँ तक पढ़ना है। ये सारी चीजें आज की क्लास में बताई गई हैं। दोस्तों क्लास 7 की एनसीईआरटी आप जरा से मिस मत करना, एकदम नए तरीके से आपकी क्लासें ली जाएंगी। आप यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका ये बहुत स्पेशल रूप से ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ पे यूपीएसआई और लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण है आपको अलग से बताया जाएगा। ठीक है, आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी सोच रहे हैं फिर भी आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है, कोई फैक्ट छूटा नहीं। इसके बाद आगे की क्लासें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, आपको जरा सा भी लापरवाही नहीं करनी है, पूरा ध्यान इतिहास में केंद्रित करिए। एक बार सीख गए इतिहास फिर आप भूल नहीं सकते हैं। इतिहास की खासियत है कि आप एक बार सीखेंगे भूल नहीं सकते हैं। हो सकता है आपको भूगोल, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में बहुत ज्यादा डाउट रहता हो कि प्रश्न कहाँ से आया, भूगोल से आया कि इन्वायरमेंट से आया कि इकोलॉजी से आया कि कहाँ से आया, आप डाउट में रहते हैं। लेकिन आप ऐसे भी डाउट में रहते हैं कि ये प्रश्न करंट का है कि इकोनॉमिक्स का है, आप इसमें भी डाउट में रहते हैं। लेकिन इतिहास एकमात्र विषय जहाँ पे इतिहास दिखता है। आपको कहीं ना कहीं अकबर दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक दिख जाएंगे, ठीक, कहीं ना कहीं मनसबदारी प्रथा दिख जाएगी। तो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसमें साफ साफ दिखता है कि इतिहास है, ठीक। और बाकी मैंने आपको बताया जहाँ पे अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है तो आप डाउट में ही रहेंगे कि करंट का है कि इकोनॉमिक्स का है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, लगातार परीक्षाओं की तैयारी करनी है। यूपीएसआई की भर्ती आ गई है, किसी दिन मैं आपको स्पेशल तौर पे बताने वाला हूँ कि यूपीएसआई कैसे क्रैक करेंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, जो जैसे आप अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप यूपीएसआई एकदम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दोस्तों सिलेबस में बहुत कुछ छिपा हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए ये छिपा हुआ है, आपकी रणनीति ऐसे होगी तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं मेरे पास यूपीएसआई के 2017 के 7 तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर रखे हैं, अलग अलग सेट के, अलग अलग दिन की जो परीक्षाएं हुई हैं, हर सेट का पेपर 7 सेटों का पेपर मेरे पास रखा है, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म आता है, जैसे ही मैं तैयारी करवा रहा हूँ, हिंदी विषय में आपको पढ़ाऊंगा, बता देता हूँ। जीएस तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी विषय की स्पेशल तैयारी जहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे यूपीएसआई और लेखपाल जैसी परीक्षाओं में, ठीक। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप वीडियो लाइक करें, आप कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव में जरूर देंगे। इसके साथ ही चैनल को शेयर करें, आप हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक। आशा है आप लोग ऐसा करेंगे। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।